नमस्कार। यह कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान का ज्ञानदूत चैनल है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों की ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण होता है। इतिहास विषय की कक्षाओं के प्रसारण का दायित्व राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के पास है। इस क्रम में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत जरूरी व्याख्यान 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और आज आप जानेंगे इस अधिनियम की पृष्ठभूमि के बारे में। मित्रों, जब हम भारतीय विधि के इतिहास की बात करते हैं तो हमारे लिए 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ और हम यह पाते हैं कि इस संविधान पर 1935 के अधिनियम की छाया भी है। 1935 का अधिनियम भारत में लागू हुआ। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपने देखा कि 1919 ईस्वी में भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। आपने यह भी देखा कि 1919 के अधिनियम के बाद में भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है वह बदलने लगा था। और यह कह सकते हैं कि हमने पूरी आजादी मांगनी शुरू कर दी थी। पूरी आजादी मांगने के दौर में अंग्रेजों ने 1935 में हमें क्या दिया, यह आप जानेंगे। और आज 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर प्रणव देव। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रणव देव को कि वे आए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रणव देव। सभी को नमस्कार। जैसा आदरणीय सोनी जी ने बताया कि 1935 का अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास का वह महत्वपूर्ण मूलाधार है जिसकी भावभूमि पर भविष्य में जो हमारा संविधान बना वो टिका। तो ये अत्यंत विस्तृत अधिनियम है। इस विस्तृत अधिनियम को एक व्याख्यान में पूरा विश्लेषित नहीं किया जा सकता था, इसलिए आज के व्याख्यान में हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि क्या थी, अर्थात वे कौन सी परिस्थितियां थीं, वे कौन से कारण थे जिनके प्रभाव और परिणाम स्वरूप ये अधिनियम बनाया गया। तो इस अधिनियम की जो भावभूमि है या पृष्ठभूमि है उनको हम बिंदुवार आपके सामने विश्लेषित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार अधिनियम सन 1935 ईस्वी में निर्मित हुआ, जिसमें भारत से संबंधित 321 अनुच्छेद एवं 10 परिशिष्ट थे, जबकि पूरे यदि अधिनियम की बात की जाए तो 450 के करीब इसमें अनुच्छेद थे। तो यह इस प्रकार काफी विस्तृत और जटिल अधिनियम था। 3 जुलाई 1936 ईस्वी को निर्वाचन प्रारंभ होने के साथ ही इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। सन 1935 ईस्वी के अधिनियम के निर्माण के विभिन्न कारण एवं परिस्थितियों की चर्चा करना समीचीन प्रतीत हो रहा है। तो जो परिस्थितियां और इसके कारण रहे, यदि उनका बिंदुवार विश्लेषण किया जाए तो बनाए जाने की जो मुख्य घटनाएं, या यूं कहें संक्षेप में कि 1919 के बाद से लेकर के और 1934 तक का जो काल है, उस काल में जो कुछ घटित हुआ वो इसको बनाने के लिए किस तरह से एक कारण या परिस्थितियां दे रहा है, इसका ही इस व्याख्यान में विश्लेषण है।
तो सबसे पहले हम ये पाते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन होता है। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के उपरांत कांग्रेस में एक ऐसा समूह था जो नीतियों में परिवर्तन चाहता था। इस गुट का नेतृत्व चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। 14 अक्टूबर 1923 ईस्वी को इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रांतीय एवं केंद्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में अंदर जाकर संविधान का विरोध करना था। इन्होंने अडंगा नीति अपनाई। सन 1924 ईस्वी के चुनाव में इस दल को काफी सफलता मिली। बंगाल और मध्य प्रांत में इन्हें बहुमत मिला। स्वराज दल के विरोध के कारण इन प्रांतों में मंत्रिमंडल प्रणाली पूर्णतः असफल रही। इन्होंने सरकारी नीतियों का भंडाफोड़ किया। अगला जो कारण बढ़ा है वो है सर अलेक्जेंडर मुडीमैन समिति का गठन। तो ये जो मुडीमैन है ये भारत सरकार के गृह मंत्री थे उस समय। सन 1919 ईस्वी के सुधारों के प्रति कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लगातार विरोध के कारण और जनमत के दबाव में भारत सरकार ने गृह मंत्री सर अलेक्जेंडर मुडीमैन की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य सन 1919 ईस्वी के अधिनियम के दोषों की जांच करना व इन्हें दूर करने हेतु सुझाव देना था, जिन्हें सन 1919 ईस्वी के एक्ट में बिना संशोधन किए लागू किया जा सके। सन 1922 ईस्वी से सन 1924 ईस्वी के मध्य सांप्रदायिकता की समस्या जटिल होती जा रही थी। सरकार मुस्लिम लीग का पक्ष ले रही थी। सन 1922 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन हुआ। सन 1919 ईस्वी के एक्ट की सफलता विफलता व सुधारों को प्रस्तावित करने में समिति एक मत नहीं रह सकी। समिति के अधिकांश सदस्यों ने सन 1919 ईस्वी के सुधारों का समर्थन किया। सुधारों को अभी अल्प समय ही हुआ है, अतः इसकी सफलता विफलता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कमेटी संवैधानिक समस्या का समाधान करने में असफल रही और जन असंतोष बना रहा। आगे हम पाते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति और साइमन कमीशन का जो विरोध है वो एक बड़ा कारण बनता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम से प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा, किंतु द्वैत शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। इसके अन्य सदस्य थे लॉर्ड बर्न, एडवर्ड के डागान, बर्नर हार्मशान, CR एटली, GR लैंडफॉक्स तथा हेम अर्लकोना। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी ब्रिटिश थे, अतः इसे श्वेत आयोग की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। किसी भारतीय को आयोग में शामिल न किए जाने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता MA अंसारी साहब कर रहे थे और 1927 की ये बात है, में आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 23 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा तथा 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग के विरोध के बावजूद इसकी अनेक बातों को भारत सरकार ने 1935 के अधिनियम में स्थान दिया है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब नेहरू समिति और उसकी रिपोर्ट जो है वो भी जानना चाहिए। 28 में ही भारत सचिव लॉर्ड वर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित की। इस समिति में तेज बहादुर सप्रू उदारवादी थे, सर अली थे, MS अर्णे थे हिंदू महासभा के, सरदार मंगल सिंह थे सिख समुदाय से, सुहाग कुरैशी थे मुस्लिम लीग से, GR प्रधान हरिजन थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से थे, MR जयकर हिंदू महासभा से थे और MN जोशी श्रमिक संघ यानी लेबर जो एसोसिएशन थी उसमें थे। और इस नेहरू कमेटी में जो सचिव के रूप में काम किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
किया। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रमुख सिफारिशें जो थी वो थी, एक तो उपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति तथा मौलिक अधिकार। 2 दिसंबर 1928 ईस्वी को इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक कोलकाता में बुलाई गई। 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को कांग्रेस ने इस रिकॉर्ड को स्वीकार किया और साथ ही ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि यदि 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया तो कांग्रेस संगठित आंदोलन करेगी। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश की। व्यापक जन विरोध इस काल में लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि आप क्रांतिकारी धारा में पाते हैं। जिन्ना की 14 सूत्री मांगों आदि के चलते कांग्रेस को अपनी मांग मनवाने में विशेष सफलता नहीं मिली। सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस कार्यकारिणी की लाहौर बैठक में समन्वय आंदोलन का निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी ने देशवासियों से सरकार को नमक कर न देने का आह्वान किया और यह कहा कि वे स्वयं नमक बनाकर आंदोलन छेड़ें। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कर ब्रिटिश प्रशासन का जहां एक और ध्यान आकर्षित किया, वहीं 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर सविनय अवज्ञा करते हुए उन्होंने नमक बनाकर तत्कालीन कानून को चुनौती दी। उनके आह्वान से देश के कोने कोने में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। छोटी छोटी रियासतों में भी नमक लोगों ने बनाने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर झालावाड़ रियासत में उस समय जो डग क्षेत्र था, वहां मांगीलाल भब्ब, जो झेपू के नाम से भी चर्चित रहे, तो भब्ब जी ने नमक बनाया और वो गिरफ्तार भी हुए। और इस तरह से नमक सत्याग्रह झालावाड़ जैसी छोटी जगह से लेकर के कराची तक नमक के सत्याग्रह को किया गया और बाद में कुछ अराजक तत्वों के कारण ये जो है नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ। अब इसके बाद गोलमेज सम्मेलन जो आते हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो इन गोलमेज सम्मेलनों ने जो बनाने की परिस्थितियां हैं 1935 का अधिनियम, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया, एक पृष्ठभूमि थी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है, प्रारंभ में वाइसराय इरविन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शक्ति एवं तीव्रता का कम अनुमान लगाया था, परंतु जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो ब्रिटिश भारत की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक समझौते की रूपरेखा बनाई गई। इरविन की योजना थी कि कांग्रेस के प्रभाव को कम किया जाए और भारतीय प्रतिनिधियों को इस प्रकार चयन किया जाए कि राष्ट्रीय विचारधारा अल्पमत में दिखाई पड़े। गोलमेज सम्मेलन से संबंधी इरविन की इस योजना को सरकार ने स्वीकार कर लिया। सम्मेलन में प्रायः सभी विचारधाराओं के व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। गोलमेज सम्मेलन के 3 सत्र आयोजित किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले और तीसरे सत्र में भाग नहीं लिया। सरकार के प्रयासों के जवाब में कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की शर्तें रखी, जैसे कि भारतीय अधिकार को मान्यता दी जाए कि वह इच्छा होने पर साम्राज्य से अलग हो सके और केंद्र तथा प्रदेश में पूर्णतः उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाए। लेकिन ये शर्तें अंग्रेज सरकार को स्वीकार नहीं थी। इस तरह भारतीय जनता की प्रतिनिधि पार्टी कांग्रेस के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ। अधिवेशन में 89 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। इनमें से 16 व्यक्ति ब्रिटिश राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारतीय प्रतिनिधियों में 57 सदस्य थे जो कांग्रेस के अतिरिक्त भारत की सभी पार्टियों व हितों से संबद्ध थे। भारतीय प्रतिनिधियों में प्रमुख थे हिंदू महासभा के M.R. जयकर एवं B.S. मुंज, उदारवादियों की ओर से C.Y. चिंतामणि और तेज बहादुर सप्रू, आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। सिखों के प्रवक्ता सरदार संपूर्ण सिंह थे। दलित वर्गों की ओर से B.R. अम्बेडकर और भारतीय ईसाइयों की ओर से K.T. पॉल शामिल हुए। इसके अतिरिक्त व्यापारिक एवं एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि थे। देशी रियासतों और उनके नामांकित प्रतिनिधियों की संख्या 16 थी। इनमें अलवर, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, कश्मीर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर और ग्वालियर रियासतों के प्रतिनिधि प्रमुख थे। सम्मेलन के अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कुछ संवैधानिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए
जिन पर विचार करना था। प्रथमतः भारत के लिए एक संघात्मक सरकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दूसरे प्रांतों के लिए कुछ आवश्यक प्रावधानों के साथ उत्तरदायी शासन व्यवस्था की योजना रखी गई। तीसरे, कुछ प्रतिबंधों के साथ केंद्रीय सरकार को कुछ सीमा तक उत्तरदायी सरकार बनाने की सिफारिश की, जिसमें संक्रमण काल में कतिपय सुरक्षा उपायों का प्रावधान भी था। राष्ट्रवादियों को इस बात से निराशा अवश्य हुई कि संक्रमण काल की अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। सम्मेलन में भारतीय नरेशों ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होने का प्रस्ताव कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सम्मेलन के कार्य को पूरा करने के लिए अनेक उपसमितियां बनाई गईं, जिनमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। अल्पसंख्यक एवं संघीय ढांचे से संबंधित समिति ने लंबे समय तक चर्चा की। ब्रिटिश सरकार स्पष्टता भारतीयों को प्रतिरक्षा एवं विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नियंत्रण हस्तांतरित करने को तत्पर नहीं थी। सरकार को ब्रिटेन के व्यापारिक वर्ग के भारत के व्यापारिक हितों की रक्षा करनी थी। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी, जबकि जिन्ना ने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम पर बल दिया और इसे मुसलमानों की न्यूनतम मांग के रूप में प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की मांग की। निष्कर्षतः उपस्थित प्रतिनिधियों में एकता का भारी अभाव दिखाई पड़ा। इससे ब्रिटेन के प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रसन्नता ही हुई। इस सम्मेलन के निष्कर्ष जो बाद में प्रकाशित हुए, उनमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, अखिल भारतीय संगठन का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण रूपेण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था तथा केंद्र में प्रावधानों के साथ वैध शासन व्यवस्था। हम अभी इन बिंदुओं की आगे भी चर्चा करेंगे। दूसरा सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक विचार विमर्श इस अधिवेशन में चलता रहा। इस दौरान देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियां अपने उत्कर्ष पर थी। दूसरी ओर कम्युनिस्ट मजदूर संगठनों को संगठित होकर हड़ताल करने के लिए उकसा रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया था। वामपंथी तत्वों की बढ़ती हुई शक्ति से उत्पन्न अराजकता की आशंका से गांधी जी को वायसराय इरविन के साथ समझौता करना पड़ा। महात्मा गांधी तथा इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी हुए समझौते के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया तथा कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज अधिवेशन में गांधी जी को एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भेजना तय किया। इस अधिवेशन में आपको पता है गांधी इरविन पैक्ट के नाम से आपने सुना होगा, जिसको पहले से स्कूल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस तत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हम लोगों ने आपस में तय हो गया कि अगर किसी तरह से ऐसा राजीनामा हो जाए जो गांधी जी हम कुछ या कार्य समिति के तमाम मेंबरों को फौरन लंदन बुलवा लेंगे, इसीलिए हमने सिर्फ गांधी जी को ही वहां भेजना तय किया। कार्य समिति की ओर एक और सदस्य श्रीमती सरोजिनी नायडू भी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। उनको तो वह हिंदुस्तानी स्त्रियों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। इस बीच परिस्थितियों में काफी बदलाव आ गया। 26 अगस्त 1931 ईस्वी को मैकडोनाल्ड के लेबर मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया और उनके स्थान पर सर्वदलीय मंत्रिमंडल बना, जिसमें अनुदारवादियों कंजर्वेटिव दल का बहुमत था। अप्रैल 1931 में लॉर्ड इरविन के स्थान पर वेलिंगटन वाइसराय बनाए गए। इन परिवर्तनों के कारण सरकारी दृष्टिकोण कठोर हो गया। अधिवेशन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ। अधिवेशन की मुख्य समस्या संघीय ढांचे एवं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित थी। इन दोनों विषयों से संबंधित समितियों में गांधी जी को रखा गया। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों ने न केवल असंतुष्ट किया अपितु उनका रवैया भी कठोर रहा। नेहरू जी लिखते हैं, मुसलमान प्रतिनिधियों की तरफ से कॉन्फ्रेंस में जो सांप्रदायिक मांगे पेश की गई थी उनको गांधी जी पसंद नहीं करते थे। उनका ख्याल था कुछ मांगे तो आजादी और लोकतंत्र के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाली हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं उन सब मांगों को बिना किसी ऐतराज के मानने को तैयार हूं, बशर्ते कि मुसलमान प्रतिनिधि राजनीतिक मांग यानी आजादी के मामले में मेरा तथा कांग्रेस का साथ दे। सचमुच इस बात की कल्पना करना जरा मुश्किल है कि आगा खां साहब हिंदुस्तान की आजादी के हामी हो जाएंगे। तो ये जो कथन है ये हमें एक पैरेलल इतिहास की ओर हमेशा कि किन परिस्थितियों में भारत का संवैधानिक विकास हुआ और किस तरह से किस प्रकार लोगों का चरित्र रहा, समुदायों का चरित्र रहा, वहां भी हमें इसको पहचानना चाहिए।
भारतीय नरेशों ने जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे, एक अखिल भारतीय संगठन के विचार का खुलकर समर्थन नहीं किया। प्रारंभ में प्रथम अधिवेशन में योजना का समर्थन इस दृष्टि से किया था कि उन्हें राजनीतिक विभाग के नियंत्रण से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने यह समझ लिया कि बदलती हुई परिस्थितियों में ब्रिटेन के नियंत्रण में कोई ढील नहीं होगी तथा उन्हें ब्रिटिश ताज की प्रभुता अधिक सुरक्षित प्रतीत हुई। भारत की आजादी से उनके विशेषाधिकार प्रगतिशील प्रजातांत्रिक शक्तियों द्वारा समाप्त कर दिए जाने का उन्हें भय था। हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने भी उत्तरदायी सरकार की मांग की थी, किंतु जिन्ना, आगा खां, जफरुल्लाह खां ने इसका विरोध किया। मुसलमानों के अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडलों की मांग की, किंतु गांधी जी ने अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया। इस प्रकार दूसरा अधिवेशन भी प्राय असफल हो गया। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहा जा सकता है, इस कोशिश में ब्रिटिश सरकार को कामयाबी मिली और इस कामयाबी से उसने ये साबित कर दिया कि अभी तक उसमें न सिर्फ अपने साम्राज्य को कायम रखने की भारी ताकत ही है, बल्कि कुछ दिनों तक और साम्राज्यवादी परंपरा को चला ले जाने के लिए चालाकी और कूटनीति भी उसके पास है। अब जरा तीसरे अधिवेशन को देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के पश्चात गोलमेज सम्मेलन का प्रयोजन नहीं रह गया था तथा ब्रिटिश सरकार ने 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में तीसरा अधिवेशन संवैधानिक सुधारों पर विचार हेतु आयोजित किया। इसमें केवल 46 प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए। अनुदार दल जो था कंजर्वेटिव पार्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि ऐसे लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाए जिनसे सरकार के विरोध की संभावना हो। भारत से जिन प्रमुख हस्तियों को इस सम्मेलन की सदस्यता से वंचित कर दिया गया, उनमें जिन्ना भी प्रमुख थे। इस अधिकांश प्रतिनिधि उदारवादी एवं सांप्रदायिक थे। इसमें ना तो लेबर दल के सदस्य थे और ना भारत से कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि। स्पष्टता अनुदार दल की सरकार ने भारतीयों की महत्वाकांक्षाओं को कुचलने का निश्चय कर लिया था। इस अधिवेशन में मुख्यतः दूसरे सम्मेलन द्वारा नियुक्त की गई समितियों जैसे मताधिकार समिति, संघीय वित्त समिति, देशी रियासतों की विशेष वित्तीय समस्याओं के अध्ययन की समिति की रिपोर्टों पर विचार हुआ। अब इन तीनों गोलमेजों के बाद श्वेत पत्र का प्रकाशन हुआ। गोलमेज सम्मेलन जो था वो में हुए वाद विवाद के आधार पर 1 मार्च 1933 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम भारतीय संविधान सुधारों के बारे में सुझाव रखा गया। अप्रैल में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जिसका सभापतित्व लॉर्ड लिथगो ने किया। समिति को भविष्य में भारत सरकार के विषय में विचार करना था। इसके अंतर्गत भारत में केंद्र में द्वैत शासन और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। अक्टूबर 1934 ईस्वी में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर 5 फरवरी 1935 ईस्वी को भारत सचिव सैमुअल होर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक बिल पेश किया जिसका लेबर पार्टी ने विरोध किया, लेकिन सत्ताधारी रूढ़वादी दल ने कंजर्वेटिव पार्टी ने इसे 4 जून 1935 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में पास कर दिया और 6 जून 1935 ईस्वी को लॉर्ड सभा ने भी इसे पारित किया। तैयार विधेयक संसद के पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। तो ये जो संक्षेप में परिस्थितियां हैं, कारण है, यानी जो इस 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि थी वो आपके सामने संक्षेप में हमने विश्लेषित करने का प्रयास किया। समाजता भारत शासन अधिनियम सन 1935 ईस्वी की पृष्ठभूमि में सन 1919 ईस्वी के अधिनियम के दुष्परिणामों के साथ साथ सन 1920 ईस्वी से लेकर सन 1934 ईस्वी तक की राजनीतिक आर्थिक गतिविधियां मूलाधार रही थी। धन्यवाद।